हेलो दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा ईएसआई का टॉपिक है वो है चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी एंड एनपीए। ये आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूरा कंप्लीट कर लिया था और साथ ही साथ हमने आखिर में जीएसटी के बारे में भी पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है दोस्तों, तो प्लीज़ जाइए, मैंने बहुत अच्छे से मैंने उसे पढ़ाया है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आपको सारी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर दोस्तों आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो मैंने अपनी एमबीए आईआईएम रांची से करी है, मैंने अपनी बीटेक एनआईटी रायपुर से करी है। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाल ली है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, जिसके थ्रू मुझे अभी डीजीक्यूए में एज ए जूनियर इंजीनियर मिला है पोस्ट। तो दोस्तों, बिना देरी करे हम लोग आज की लेक्चर सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो फर्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है लेबर कोड्स। तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, हमने पॉलिटी में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वह है कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट ऐसी होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट भी शेयर करती है और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी शेयर करती है। ठीक है। तो जो लेबर कोड्स है दोस्तों, ये एक कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है। मतलब इसमें दोनों गवर्नमेंट का इक्वल हाथ होता है। तो in India, labor is the subject of concurrent list. Thus, the both parliament and the state legislatures can enact laws on it. ठीक है, दोनों इस पे रूल्स अपने अपने बना सकते हैं दोस्तों। ये दोनों का कॉमन सब्जेक्ट मैटर है। As per the central government, before the new labor codes were passed, there were more than 40 central laws और more than 100 state laws on labor. तो दोस्तों, स्टेट के टोटल जो लेबर कोड्स में जो लॉस थे टोटल वो 100 थे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के। और सेंट्रल गवर्नमेंट के थे वो करीबन 40 लॉस थे। ठीक है। तो क्या हुआ, सो द लेबर कोड्स, जो लेबर कोड्स रहता है वो एक कमीशन होती है। कौन सी कमीशन? नेशनल कमीशन ऑन लेबर, 2002 में स्टैब्लिश हुई थी। तो ये उनके द्वारा ही अब इसकी डेफिनेशन, जो भी मैटर्स होते हैं वो इनके द्वारा ही रिकमेंड किए जाता है। ठीक है, रिकमेंडेशन कौन देता है? ये देता है। तो ये बेसिक सा आपका लेबर कोड्स के बारे में होता है। अब दोस्तों, जब वेजेस कोड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो पहले बहुत सारे लॉस थे। ठीक है, पहले सब चीज़ें काफ़ी कुछ थी, काफ़ी कुछ बिखरी हुई थी। इसे एक जगह लाना, इसे इसे कम करना, इसे कंसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि आप खुद जानते हैं दोस्तों, जब चीज़ें बिखरी पड़ी रहती है तो एक प्रॉपर रूल बनाने में हमें प्रॉब्लम आती है। कोई भी चीज़ अगर स्ट्रक्चर्ड वे में हो, कोई एक प्रॉपर फ्रेम में हो, तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्कआउट करती है। तो वैसे ही क्या हुआ था, द वेजेस कोड seeks to regulate wage and bonus payments in all employments where any industry, business, trade or manufacture is carried out. ठीक है, बहुत सारे लॉस थे। ये जो कोड था, ये कौन कौन से लॉस को रिप्लेस किया? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 का। ठीक है, ये जो कोड्स ऑफ वेजेस थे, कोड्स ऑन वेजेस थे, ये सब चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। और दोस्तों, ये रेगुलेट करता है इंडस्ट्री को, बिजनेस को, ट्रेड को, मैन्युफैक्चर को। जहाँ भी लेबर लोग आते हैं, जहाँ भी लेबर आते हैं, जहाँ आप जानते हैं दोस्तों, जहाँ भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं वहाँ सैलरी देना पड़ता है। कोई भी एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को हायर करता है तो उसे एक पर्टिकुलर सैलरी तो देता है ना, मंथली सैलरी तो होती है। वैसे ही जब लेबर होते हैं हायर, तो उनको क्या देना पड़ता है? वेज। तो जहाँ वेज की बात आई तो वहाँ पे उनके इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए दोस्तों ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो उसको भी कुछ लॉस बनाए जाते हैं, उसको एक लॉस के फ्रेमवर्क में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। आप बंधुआ मजदूरी ना कर रहा है, ज़्यादा काम ना कर रहा है, उसको उसकी राइट मिलनी चाहिए। वो आपके लिए काम कर रहा है तो उसे पैसे मिलने चाहिए कि नहीं। इसी सब चीज़ों का के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आई होप आप लोग को कोर्स ऑन वेजेस समझ में आ गया। काफ़ी सारे लॉस रिप्लेस हो गए, उनमें से कुछ नाम आपके सामने है। मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। ठीक है। अब दोस्तों, इसी का एक जो पार्ट है दोस्तों वो है मिनिमम वेजेस। ठीक है। अब एक बात बताओ दोस्तों, जब आप किसी भी लेबर को हायर करते हो, ठीक है, या लेबर को कुछ काम देते हो, तो एक कम से कम
इतना अमाउंट आपको पे करना ही है, वरना एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिसाइड किया है कि आप इससे कम पेमेंट तो आप पे नहीं कर सकते। कोई भी अगर आपने लेबर को रखा है तो इतना जो काम कर रहा है, 8 घंटा जो भी काम कर रहा है, उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक स्टैंडर्ड अमाउंट सेट हो गया। इससे आप कम नहीं जा सकते। हाँ, इससे ऊपर दे सकते हैं, बट इससे कम से कम उसकी राइट है। और अगर आपने इसे तोड़ा तो डेफिनेटली, अगर लेबर लोग यूजुअली अवेयर नहीं होते हैं, बट हाँ, कोई भी लेबर अगर अवेयर है, उसको पता है कि उसकी इतनी राइट है, इतना उसको वेज मिलना चाहिए, अगर आप नहीं दे रहे हो तो वो डेफिनेटली कोर्ट में जा सकता है और चैलेंज करा सकता है, और वो अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है। तो एज पर द कोड, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल फिक्स द फ्लोर वेजेस कंसिडरिंग द वर्कर्स लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, वर्कर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है दोस्तों, उसके हिसाब से एक मिनिमम वेज सेट अप हो जाता है। ठीक है, जो फ्लोर वेज होता है, फ्लोर मतलब फ्लोर जैसे आप जानते हैं नीचा, फ्लोर हमेशा क्या जमीन। तो फ्लोर वेज जो होता है वो डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब से। हर एक लोकेशन में अलग अलग वेजेस होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मुंबई में ज्यादा होगा, मुंबई में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है। वहीं अगर आप कहीं गांव में चले गए तो वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा। ठीक है, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से आप मिनिमम वेज सेट कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया। तो मुंबई में वही वेज अगर 400 रुपए का है, तो वही चीज गांव में 300 या 200 रुपए का हो सकता है, क्योंकि वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो गई है। तो डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल लोकेशंस, द फ्लोर वेज कैन बी सेट। मिनिमम वेजेस जो रहता है वो कौन डिसाइड करता है दोस्तों? ये कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है, मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, तो मिनिमम वेजेस है तो डिसाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। और इतने इसके ऊपर आपको पे करना है। एम्प्लॉयर्स कैन नॉट एम्प्लॉय पीपल ऑन लेस देन दी मिनिमम वेज। आई होप आप लोगों को दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड मतलब जब आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, तो काफ़ी सारे राइट्स होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कर्स को और एम्प्लॉयर्स को, और उनके बीच में कंडीशंस को, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया है। तो द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 जो है had made it mandatory for employers of industrial establishments with 100 or more workers to define the conditions of employment। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपकी कोई एक जॉब लगी। ठीक है, जब आपकी जब जॉब लगेगी या लगती है या लगी होगी, तो आपने देखा होगा कि आप लोग को एम्प्लॉयर्स की तरफ से कुछ कंडीशंस दी हुई होगी कि आपका ऐसा ऐसा काम रहेगा, ये होगा, आपकी कुछ राइट्स है, सारा कुछ डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है, कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है, तो वो कंडीशंस आपको बतानी होती है, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, और आपको उस रूल्स को फॉलो भी करना होता है, साथ ही साथ एम्प्लॉयर्स को भी वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। दोनों को एक मत होकर वो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उसका वायलेशन अगर होता है तो डेफिनेटली यू कैन चैलेंज, और एम्प्लॉयर्स कैन ऑल्सो चैलेंज अकॉर्डिंग टू द वायलेशन ऑफ द कंडीशंस। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है, with 100 or more workers to define the conditions of employment and rules of conduct for workmen। मतलब इसका ये मतलब है, कोई भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 या 100 से ज्यादा वर्कर रहेंगे तो वहां पे वो कंडीशन दी गई रहती है। पर ये हो गई पुरानी बात, क्योंकि ये 1946 की बात थी। पर अभी न्यू कोड के अनुसार क्या हुआ है दोस्तों, अभी नए ऑर्डर्स रेस किए गए हैं जिसमें 300 से ज्यादा अगर ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, वर्कर्स हैं, तब वो कंडीशन रखी जाएगी। ठीक है, पहले 100 थी, अब 300 हो गई है। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे भी हो गए दोस्तों। अगर 300 या 300 ज्यादा होते हैं, कंडीशंस जब आ जाती है, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट या हायरिंग की चांसेस बढ़ जाती है, चीजें काफी फ्लेक्सिबल हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि सब चाहते हैं दोस्तों सब चीजें लीगल तरीके से हो। यूजुअली अगर आप बिजनेस रन करते हो, सब यही चाहते हैं कि लीगल तरीके से हो। इसमें क्या होता है, अगर कुछ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रीच हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, तो उसमें आप चैलेंज तो एटलीस्ट कर सकते हो ना गवर्नमेंट को, या कोर्ट में एटलीस्ट आप चैलेंज तो कर सकते हो चीज़ों को। तो इसलिए लीगली सब लोग वर्क करना चाहते हैं। तो इसका वही है दोस्तों,
पहले 100 थी और अभी 300 हो गई। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, however under the new code the minimum number of workers employed for an establishment to have standing orders has been raised to 300. With the increased threshold it becomes more flexible and easier to hire and fire, thus leading to increased employment according to गवर्नमेंट की ऐसी सोच। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है, उसने कुछ कंडीशंस रखी लीगल स्ट्राइक की। देखो स्ट्राइक क्या होता है दोस्तों, स्ट्राइक का अगर आप बेसिक मतलब समझोगे तो स्ट्राइक क्या होती है। स्ट्राइक वो होती है जब आपके वर्कर्स काम बंद करके धरने में बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? अगर उन्हें लगता है कि उनकी कुछ राइट वायलेट हो रही है तो वो बैठ जाते हैं। देखो ये गलत नहीं है, स्ट्राइक करना गलत कभी नहीं होता दोस्तों। स्ट्राइक तभी होती है जब आप डेफिनेटली एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की चीजों को ले रहे हो और या तो आपके अगेंस्ट कुछ आपकी राइट कुछ वायलेट हुई है तभी आप स्ट्राइक पे जा रहे हो, तो वो होती है स्ट्राइक। ठीक है, पर स्ट्राइक भी दो तरीके की हो सकती है। कुछ होती है लीगल स्ट्राइक दोस्तों, ठीक है, बोलते हैं ना अपने दायरे में होके, लॉस के दायरे में होके, कानून के दायरे में होके अगर आप काम कर रहे हो तो वो लीगल है। बट अगर आपने कानून को अपने हाथों में ले लिया दोस्तों तो वो इनलीगल है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपको कुछ कर दिया, किसी ने आपको मार दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपका हाथ का मतलब किसी ने आपके फ्रेंड का है, कुछ भी हो गया, आपने देखा कि किसी ने किसी का हाथ काट दिया, एग्जाम्पल है, ठीक है, हाथ काट दिया। अब वो बंदा हाथ वाथ कटा उसका, गया हॉस्पिटल, पट्टी बांधा, सबका ही हुआ, सही हो गया, जाके वो उसको मार दिया, तो ये क्या लीगल है क्या? दो उसने गलत किया, उसके साथ गलत हुआ, उसका हाथ कटा, पर आप इसमें अपने कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते ना, आपको एक दायरे में होना पड़ेगा। आइडियली क्या करना था, आप गए पुलिस के पास कंप्लेन करे, कोर्ट वोट केस हुआ, चक्कर लगाए और उसको जेल वेल जो हुआ वो हो गया, लॉ के अकॉर्डिंग जो होना था वो हो गया, तो वो सही है। अब वैसे ही स्ट्राइक में भी ऐसे होता है, अगर एम्प्लॉयज जो होते हैं दोस्तों अगर लीगली चीज़ों को कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली वो जो स्ट्राइक है वो लीगल होती है। अब उसमें कुछ कंडीशंस होती है, एम्प्लॉयज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक विदाउट गिविंग अ 60 डेज नोटिस, तो आपको 60 डेज का नोटिस प्रायर देना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ हुआ आप कल से काम करना बंद कर दिया, तो ये लीगल स्ट्राइक नहीं होती। ठीक है, ये इलीगल स्ट्राइक हो जाती है। ठीक है, फिर एम्प्लॉयज आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर अ ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। ठीक है, अगर ट्रिब्यूनल का कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है, उसका कोई फैसला नहीं आया है, ठीक है, तो उस टाइम भी आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। ठीक है, एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। दे शुड ऑल्सो नॉट गो ऑन स्ट्राइक बिफोर 60 डेज आर कंप्लीटेड आफ्टर द ट्रिब्यूनल्स प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है, तो आपको कानून के दायरे में होके लीगल स्ट्राइक वो तभी कहलाएगी, नहीं तो वरना वो स्ट्राइक इलीगल हो जाएगी। ठीक है, तो ये था यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो ग्रेचुइटी पीरियड होता है, मतलब क्या होता है, मतलब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, पहले क्या होता था, अगर आपने कुछ 5 साल तक काम किया जो आपका एम्प्लॉयर होता था वो एज ए ग्रेचुइटी आपको कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट पैसे आपकी सर्विस जो आपने प्रोवाइड करी है कंपनी को टाइम से, इतने साल से, उसके ऊपर कुछ वो देता था। तो अब क्या होने लगा, पहले वो 5 years का ग्रेचुइटी पीरियड था, अब वो 3 साल का हो गया। ठीक है, तो अंडर सोशल सिक्योरिटी कोड द ग्रेचुइटी पीरियड फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट has been reduced from 5 years to 3 years. The code talks about setting up social security funds for unorganized workers, platform workers and gig workers. ठीक है, चलेगा। फिर अब आते हैं दोस्तों ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, अभी 2020 के अपने न्यू लॉज के अनुसार, न्यू कोड्स के अनुसार क्या हुआ है, अगर कोई एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अगर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, वो फैक्ट्री की जो डेफिनेशन है उसमें ये दिया गया है, अगर 20 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं विथ पावर, तो पावर जब है सप्लाई, पावर सप्लाई रह रही है, और अगर आपकी प्रेमाइस में 20 वर्कर है तो वो एक फैक्ट्री है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात हो रही है। और साथ ही साथ अगर पावर नहीं है, विदाउट पावर अगर पावर नहीं है तो 40 वर्कर होने चाहिए आपके प्रेमाइस में, तभी वो फैक्ट्री कहलाएगी। ठीक है,
और ये जो कोड है इसने डेली मैक्सिमम आवर्स भी, इसने वर्क आवर्स भी इसने लिमिट किया हुआ है 8 आवर्स के लिए, ठीक है। 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, एक लिमिट सेट कर दी गई है। और इस कोड ने वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी बहुत ध्यान दिया है। अगर आप तो जानते हैं वुमेन सेफ्टी के लिए इसमें बताया गया है कि 7 PM से अगर ऊपर वुमेन अगर काम नहीं कर सकती, और अगर करवाना भी है तो वो वुमेन के कंसेंट के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। अगर अगर किसी महिला ने बोल दिया कि हम इसके बाद काम नहीं करेंगे, 7 बजे के बाद काम नहीं कर सकते, 7 से 6 के बीच में हम काम नहीं कर सकते, तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए, तो वो घर जा सकती है। उसकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर द कोड ऑल्सो प्रपोजेस अ जर्नी अलाउंस, ठीक है, जर्नी अलाउंस मिलेगा। समझ लो आप एक स्टेट से, कोई नेटिव स्टेट से आप दूसरे स्टेट जा रहे हो, तो एक लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से वर्कर या एम्प्लॉय को, ठीक है, चलेगा, समझ में आ गया। चलिए अब दोस्तों हम लोग एनपीए में आ जाते हैं। एनपीए मैंने फाइनेंस में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बट यहाँ भी एक बेसिक आपका इंट्रोडक्शन करवा ही देता हूँ। बट फाइनेंस में मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ईएसआई के फाइनेंस से भी ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो क्या होता है दोस्तों, जो फॉर एग्जांपल हम लोग कस्टमर हैं, हम लोग जाते हैं बैंक, बैंक से हम लोग लेते हैं लोन, ठीक है, बैंक से हम लोग लेते हैं लोन, और हमें लोन तो मिलता है, पर हमें लोन का प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है बैंक को। तो हम जो है, हम लोग एक एसेट हो गए, क्यों? क्योंकि हम उनसे बैंक को इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, हम एक एसेट हो गए। पर अगर हमने इंटरेस्ट चुकाना बंद कर दिया बैंक को, तो ये हम एक एसेट थे, क्या हम अब बैंक के किसी काम के रहेंगे? नहीं, काम के भी नहीं रहेंगे, उल्टा हम उसके बर्डन बन गए, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट भी ले गए, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट भी चुका नहीं पाए, साथ ही साथ इंटरेस्ट तो दे ही नहीं रहे, मतलब हम एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुके हैं बैंक के। तो एनपीए होता है, इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ लोन दैट वाज नॉट रिटर्न्ड बाय द कस्टमर, कस्टमर ने उस अमाउंट को रिटर्न नहीं किया। एन एसेट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक, मतलब बैंक के लिए इनकम आना का जो स्रोत रहे, जो जरिया है, वो बंद हो चुका है। अ लोन हुज इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल हैव रिमेन्ड overdue for a period of 90 days is thus considered as NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर 90 दिन से ज़्यादा अगर उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो वो था, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बन चुका है, ठीक है, चलेगा, इजी है। अब दोस्तों यहाँ एसेट के कुछ क्लासिफिकेशन हो चुके हैं। स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है? ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट वही है जो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, रिस्क भी उतना नहीं रहता है इसमें, ठीक है, अच्छा होता है, टाइम से टाइम पैसा मिल जाता है, ठीक है, बैंक को, तो वही होता है। जैसे स्टैंडर्ड एसेट इज वन which does not disclose any problems and which does not carry more than normal risk attached to the business. Such an asset should not be an NPA. वैसे एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, जो होता है would be one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. Such an asset will have well-defined credit weakness that jeopardize the liquidation of the debt and are characterized by distinct possibility that the banks will sustain some loss if deficiencies are not corrected. इसमें क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा एसेट होता है जो कि 12 महीने या उससे कम तक एक एनपीए होता है, फिर वो क्रेडिट तो करता रहता है, लेकिन इसकी चांसेस होती है, थोड़ी बहुत चांसेस होती है कि ये पूरा अमाउंट ना रेंडर कर पाए, पूरा अमाउंट नहीं दे पाए बैंक को, कुछ ना कुछ लॉस इसमें जुड़ा हुआ रहता है। अगर इसकी डेफिशिएंसीज को करेक्ट कर नहीं कर पाएंगे तो कुछ ना कुछ लॉस बैंक को बियर करना पड़ सकता है, ठीक है। डाउटफुल एसेट क्या होता है? ठीक है, एन एसेट वुड बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल इफ इट हैज रिमेन्ड इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। अब ये पहले सब स्टैंडर्ड क्या था? सब स्टैंडर्ड ये था कि वो एनपीए था, ठीक है, एनपीए था 12 महीने तक। अब ये जो एसेट है वो 12 महीने या उससे कम तक सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ गया।
A loan classified as doubtful has all the weakness inherent in the asset that were classified as substandard with the added characteristics that weakness make collection or liquidation in full highly questionable and improbable. डाउटफुल एसेट दोस्तों सब स्टैंडर्ड एसेट से भी थोड़ा सा ज़्यादा हमारे रिस्की हो जाता है, ठीक है। इसको और कलेक्ट करना, इसकी वीकनेस थोड़ी और ज़्यादा होती है, बैंक थोड़ा ज़्यादा लॉस बियर कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप रिस्क के टर्म्स में एसोसिएट करेंगे तो स्टैंडर्ड पे, मतलब सबसे कम रिस्क स्टैंडर्ड पे आएगा, फिर सब स्टैंडर्ड में आएगा, फिर डाउटफुल में आएगा। फिर लॉस एसेट एक आता है दोस्तों, बैंक को पता चल चुका है, लॉस आइडेंटिफाई हो चुका है, आरबीआई अब इंस्पेक्ट कर रही है, बट अमाउंट जो है वो पूरा रिटर्न नहीं हो पा रहा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स सच एन एसेट इज कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल, मतलब ये खत्म हो चुका है, लॉस हो गया है, मतलब समझ ही सकते हो, ऑफ सच लिटिल वैल्यू that its continuance as a bankable asset is not guaranteed, although there may be some salvage or recovery value। जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये जो एसेट है ये ऑलमोस्ट लॉस हो चुका है, ठीक है। और आरबीआई भी इसमें इंस्पेक्ट कर रही है, ऑडिटर्स आ रहे हैं, उन लोग डिटरमाइन कर रहे हैं क्या दिक्कत हुआ है, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्यों पैसे नहीं हो पा रहे। तो ये था, इसको मैंने और अच्छे से दोस्तों समझाया हुआ है फाइनेंस में, अगर आपने नहीं देखा है तो फाइनेंस में जाके कैसे कवर कर लीजिए, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों इसके साथ ही हमारा जो वीडियो है, आज का लेक्चर है, वो खत्म होता है। आई होप आप लोग को आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं। आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 के जो कंटेंट है सारे फ्री में अवेलेबल हम लोग करवा रहे हैं। काफ़ी मेहनत लगती है क्योंकि आप जानते ही हैं, यहाँ मुझे ऑलरेडी हम लोग एमबीए अभी करके आए हैं, काफ़ी सारे काम है, फिर अभी हम जॉब की ज्वाइनिंग भी करने वाले हैं, तो काफ़ी काम के बावजूद भी आप लोग के लिए मैं कंटेंट बनाता हूँ, ये सोच के कि चलिए आप लोग देखेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे। बट ये काफ़ी मुझे भी बुरा लगता है कि ऐसा हो नहीं पा रहा है, पर ठीक है, हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की दोस्तों। तो आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा हम पर एक प्यार दिखाइए, आप लोग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करिए। थैंक यू एंड